बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीलॉग में हम खसूसी तौर पर बात करेंगे इमरान खान साहब और हमारे मुल्क के इदारे, इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब की पॉलिटिकल कैंपेन का मेजर हिस्सा इस चीज़ के ऊपर बेस करता है कि वो अपने दौरे हुकूमत में इदारों को मजबूत करने पर यकीन रखते हैं। 4 साल वो हुकूमत में रहे, उन्होंने कितने इदारों को मजबूत किया ये सब आपके सामने है। लेकिन जो हो गया सो हो गया, बायगॉन्स आर बायगॉन्स। मौजूदा दौर की अगर हम बात करें, मौजूदा वक्त की अगर हम बात करें, मौजूदा टाइम की अगर हम बात करें, तो इमरान खान साहब अपने इदारों पर तनकीद करने से बाज नहीं आ रहे हैं और इदारों को मुतनाज़ा करने से इदारे मजबूत नहीं, इदारे कमज़ोर होते हैं। चाहे वो इदारा पाक अफवाज का हो या चाहे वो इदारा हमारी जुडिशरी का हो, दोनों का क्या ताल्लुक़ है और दोनों को किस तरीके से इमरान खान साहब जो हैं उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये हम आज की वीलॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। वो इमरान खान साहब जो हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं, उनकी हर मूव बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होती है। जो लोग ये समझते हैं ना कि इमरान खान ने जोश खिताबत में कह दिया या बहुत ज़्यादा बोलते हैं इसलिए बोल के, नहीं। इमरान खान साहब जो भी कहते हैं बहुत सोच समझ कर कहते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे उन्होंने हाल ही अपना फ़ौज के ऊपर जो बयान दिया कि तगड़े आर्मी चीफ, मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ होने चाहिए। ये वो 2 अल्फाज थे जिनकी वजह से इमरान खान के बारे में हम ये वाज़े तौर पर कह सकते हैं द लाइन हैज़ बिन क्रॉस्ड, इट वाज अ रेड लाइन और उसको क्रॉस किया गया। तो बड़ा सवाल ये है कि अब भी क्या डट के खड़े रहेंगे कप्तान? अभी भी इमरान खान साहब इस बयान के ऊपर डट के खड़े रहेंगे? ये अभी आपको पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। पूरा वीलॉग आपने देखना है और उसको समझने की भी कोशिश करनी है। हर कदम पर फूक फूक कर और सोच समझ कर अपनी पॉलिटिकल कैंपेनिंग को लॉन्च करने वाले, अपने पॉलिटिकल कदम उठाने वाले इमरान खान साहब ने जो फ़ौज के ऊपर तनकीद की वो भी सोच समझ के की। क्योंकि इसकी 2 वजूहात है। एक तो ये वजह है कि भाई सितंबर का महीना चल रहा है और इमरान खान साहब को ये पता चल गया कि भाई 2 महीने रह गए हैं अब, और जो नए आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है वो कोई भी करे, लेकिन वो कम से कम इमरान खान साहब तो नहीं करने वाले, ये उनको नज़र आ गया था। इंतखाबात उनको नहीं मिलने वाले हैं इस साल में, ये भी राइटिंग ऑन द वॉल थी, एटलीस्ट नवंबर तक तो नहीं मिलने वाले हैं। तो इमरान खान साहब को भी ये भी पता चल गया। पिछले जलसे के अंदर वो कॉर्नर टाइगर होने की धमकी और तरी तो लगा ही चुके थे। तो अब उन्होंने कहा कि भाई ये तो अब ना मुझे इलेक्शन मिल रहा है, अगला जो आर्मी चीफ है वो भी मैं अपॉइंट नहीं कर रहा, तो एक बेतुकी सी, फजूल सी, बकवास किस्म की एक जो ख्वाहिश इमरान खान साहब ने अपने दिल में पाली, वो इमरान खान साहब भी अपने दिल में पाल सकते हैं। और उस ख्वाहिश का इजहार इमरान खान साहब ने भरे जलसे में, भरे मजमे के सामने किया। आपको पता ना तमाशा लगाने की उनको आदत है, तो तमाशे के सामने एक तमाशा क्रिएट किया और वाकई उन्होंने तमाशा ही बनाया, पाक अफवाज का तमाशा बनाया। उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि भाई जो जरदारी हैं और जो नवाज शरीफ है, ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट थी, ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट थी कि जो जरदारी और नवाज शरीफ हैं वो अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। जरदारी और नवाज शरीफ पैसा चोरी की वजह से तगड़ा और मुहिब्बे वतन चीफ नहीं चाहते। अगर तगड़ा और कोई मुहिब्बे वतन चीफ आ गया तो जरदारी नवाज की चोरी का पूछेगा। ये रीज़न थी जी इमरान खान साहब की एक। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा? इमरान खान साहब ने कहा कि चले ठीक है जी, ये बात अब बस कर दो, अब अपना फायर चला दो, अपनी ज़बान से आप फायर चला दें। और वो इमरान खान साहब ने फायर चला दिया। अब वो फायर तो चल गया, लेकिन अब उसके रिपरकशंस हैं। इमरान खान साहब ने ये बात क्यों की? वो इसी वजह से की क्योंकि उनको पता चल गया था कि ना इंतखाबात मिलने वाले हैं, ना अगला आर्मी चीफ वो अपॉइंट करने वाले। तो वो जो ख्वाहिश उनके दिल में थी ना कि भाई अब पूरी हुकूमत और पूरा GHQ वो चल के, जी हाँ, हुकूमत और GHQ चल के इमरान खान साहब के पास जाए या इकट्ठे एक जगह पर इमरान खान साहब को बुलाए और उनसे पूछे, GHQ भी पूछे पूरा का पूरा और हुकूमत भी पूछे कि इमरान खान साहब आप किसको आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। तो ये जो फजूल सी ख्वाहिश है ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब की हो सकती है। भला ऐसे होता है? हर चीज़ का एक तरीक़ा होता है, अपॉइंटमेंट का आर्मी चीफ का एक तरीक़ा होता है, एक लिस्ट होती है, 4-5 आपके उसमें 3 स्टार जनरल्स होते हैं। ये वो 3 स्टार जनरल्स होते हैं जो कि ना सिर्फ दलेर होते हैं, इक्विप्ड होते हैं, पूरी तरह ट्रेंड होते हैं और बड़े कॉम्पिटेंट होते हैं और इक्वली कॉम्पिटेंट होते हैं। और इन जो लिस्ट होती है 4-5-6 जो लोग होते हैं जो सीनियर आपके 3 स्टार जनरल्स हैं, उनमें से किसी एक को वज़ीर आज़म ने अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करना होता है। ये एक मुंतखब नुमाइंदे जो होते हैं
जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी सवाबदीद यानी उनका प्रोरोगेटिव होता है कि उन्होंने आर्मी चीफ लगाना है, जो कि बिल्कुल एक डिफरेंट प्रोसेस है जिस तरह के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली एक सीनियर जज जो भी सीनियरिटी में नंबर 1 होते हैं उस टाइम पर, लिस्ट में सीनियरिटी में नंबर 1 होते हैं, वो ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए जो है आगे चले जाते हैं। वहाँ पर प्रोरोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का नहीं देखा जाता, लेकिन आर्मी चीफ के चुनाव के लिए ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर की एक सवाबदीद होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाती। नो, इट इज़ लाइक कि वो इक्वली, वो जो 4, 5, 6 नाम होते हैं ना, वो इक्वली कॉम्पिटेंट होते हैं और उसमें से जिसका भी नाम आज प्राइम मिनिस्टर उनको बेहतर समझे या प्राइम मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव होता है वो उसको लगा देते। इट इज़ नॉट बाय होली एंड सोली बाय चॉइस, ऐसा नहीं होता। एक 5 नामों की 4 नामों की ऑप्शन होती है, उसमें से किसी एक को आप पिक कर लें, ठीक है। अब इमरान खान साहब का ये जो बयान है ना, आपने बार बार सुनना है। मैं आपको इस वीलॉग में वक्त की कमी की वजह से वो नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन आई एम श्योर कि आपने सुना होगा, अवेलेबल होगा, आपने वो बार बार सुनना और आपने उस बयान को ना सिर्फ सुनना है बल्कि उसको समझने की कोशिश करनी है कि इमरान खान साहब कहना क्या चाह रहे हैं। इमरान खान साहब ये कहना चाह रहे हैं कि तगड़ा और मुहिब्बे वतन अगर चीफ आ गया तो नवाज जरदारी की जो चोरी है वो उसके बारे में पूछेगा। तो तगड़ा और मुहिब्बे वतन अगर आर्मी चीफ आ गया, अव्वल तो आप मुझे ये बता दें इमरान खान साहब के जो आने वाले आर्मी चीफ हैं उनमें से कौन सा ऐसा नाम है जो आपको तगड़ा और मुहिब्बे वतन नहीं लग रहा, जिसके ऊपर आपको एतराज़ है, नंबर 1। नंबर 2, गद्दारी के, मुहिब्बुल वतनी के, कमज़ोरी के और तगड़ा होने के सर्टिफिकेट्स अब इमरान खान साहब देंगे, वो भी पाक अफवाज को। और नंबर 3, बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पर भी इमरान खान साहब गलत जा रहे हैं। इमरान खान साहब इसलिए यहाँ पे गलत जा रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब को बेसिक नॉलेज नहीं है कि पाकिस्तान के जो फ़ौज है उसके चीफ की बात हो रही है, नैब के चेयरमैन की बात नहीं हो रही है। अगर कोई चोरी कर रहा है सियासतदान, अगर कहीं पे करप्शन हो रही है, करप्शन का जो मामला है उसका पाक अफवाज के चीफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये उनका डोमेन नहीं है कि उन्होंने करप्शन के हवाले से बात करनी है। हमारा आइन, हमारा कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। आर्मी का एक काम है, वो आइन और कानून के अंदर दर्ज है कि ये आर्मी का काम है, ये जुडिशरी का काम है जो कि आइन और कानून के अंदर दर्ज है। इमरान खान साहब का ये प्रॉब्लम रहा है कि हुकूमत भी उन्होंने गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से की अपनी मर्जी से, अब अपोजिशन भी गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ऑपोजिशन में आकर के भी वो सीख नहीं रहे हैं कि क्या आईनी है, क्या गैर आईनी है। पहले तो शायद इमरान खान साहब तनकीद से बच जाते होंगे कि चले कोई बात नहीं, अभी वज़ीर आज़म बने हैं, वज़ीर आज़म बन जाएंगे, सीख जाएंगे। वज़ीर आज़म बन करके वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से उतर कर भी इमरान खान साहब को आईनी और गैर आईनी चीज़ों का पता नहीं चल रहा। उनको ये पता ही नहीं चल रहा कि पाक अफवाज का क्या काम है, उनका न्यूट्रल होना क्यों ज़रूरी है, वो सियासत में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। इमरान खान साहब को इस चीज़ की कोई समझ नहीं आ रही और इसीलिए वो बार बार क्यों न्यूट्रल हुए, क्यों न्यूट्रल हुए, इनको साइड लेनी चाहिए, इनको सब कुछ करना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको माजी में भी लेकर के जाऊंगी कि इमरान खान साहब जो हैं अब इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, क्यों वो तगड़ा और मुहिब्बे वतन होने जैसे अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि इमरान खान साहब को ये भी नज़र आ गया है कि IMF का प्रोग्राम बहाल हो गया है। इलेक्शंस की मैंने आपसे पहले ही बात कर ली कि इलेक्शन उनको उनके वक्त के मुताबिक नहीं मिल रहे इमरान खान साहब को। इसके अलावा आर्मी चीफ की भी जो तकर्री है वो इमरान खान साहब तो कम अज़ कम नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट दिस इज़ वेरी क्लियर राइट नाउ कि उनकी अपॉइंटमेंट वो नहीं करी। तो उन्होंने कहा कि भाई प्रेशर बना के रखो, जैसे मैंने माजी में प्रेशर बना के रखा था उसी तरह अब मैं आने वाले लोगों के ऊपर भी प्रेशर बनाता हूँ और इनको भी मुतनाज़ा करता हूँ, जिस तरह मैंने प्रेजेंट पूरी लॉट को मुतनाज़ा किया, चाहे वो आपकी जुडिशरी हो, चाहे वो आपके सियासतदान हो, चाहे वो आपके आर्मी चीफ हो। अभी मौजूदा आर्मी चीफ के हवाले से भी जो कैंपेनिंग्स चल रही हैं, जो एंटी कैंपेनिंग चल रही हैं, उन सब के ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उन सब के ऊपर इंक्वायरीज़ हो रही हैं और सबके जो ताने बाने हैं वो इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड लोगों के साथ निकल रहे हैं। वो अलग बात है कि जो पूरी रिपोर्ट सामने आई तो उसके अंदर ये कहा गया, ये जो शोधा हमारे थे पाक अफवाज के जिन्होंने फ्लड के अंदर जितना भी फ्लड विक्टिम्स के लिए काम किया, उस हवाले से जो भी एंटी कैंपेनिंग चलाई गई उसकी जो रिपोर्ट सामने है उसमें ये वाज़ेह तौर पे कहा गया कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी इस के अंदर एंटी कैंपेन में सामने नहीं आई है, लेकिन बहुत से ऐसे अकाउंट्स हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलता है, लेकिन नॉट एज अ पार्टी बट इवन देन लॉट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्टर्स, क्योंकि इमरान खान साहब उनके दिमाग में इस तरह का नैरेटिव डाल देते हैं कि जैसे कि कोई साइड ले रहा है, कोई पार्शियलिटी हो रही है। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि जी अब हम प्रेशर डाल देते हैं इनके ऊपर भी, आने वाले चीफ्स को भी हम मुतनाज़ा कर देते हैं। किस लिए? ताकि उनके मतलब की बात की जा सके, यानी इमरान खान साहब के मतलब की बात की जा सके, इमरान खान साहब को रिलीफ दिया जा सके। एनीवेज जी, मैं एक छोटी सी गुजारिश यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगी। नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने जनरल मुशर्रफ साहब को लगाया,
اس کے بعد جنرل مشرف صاحب اور نواز شریف صاحب کا تعلق کیا رہا، یا کس طرح سے غداری کے مقدمے چلائے گئے، یا کس طرح سے مشرف کے ساتھ اور نواز شریف کو اس کے ریپرکشنز دینے پڑے، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ تاریخ میں یہ یاد رکھا جائے گا کہ جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے جب ریفرینڈم ہوا تو انہوں نے پرویز مشرف کے حق میں ووٹ ڈالا. اس کے بعد اشفاق پرویز کیانی صاحب کی ہم بات کر لیتے ہیں. اشفاق پرویز کیانی صاحب کو ایکسٹینشن نون لیگ نے نہیں، پی ایم ایل این نے نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے دی تھی. اگر میں بات کروں راحیل شریف صاحب کی، تو راحیل شریف صاحب کی بھی اپوائنٹمنٹ نواز شریف صاحب نے کی تھی، اور پھر مشہور زمانہ جو دھرنا ہوا 126 دن کا، وہ بھی راحیل شریف صاحب کی موجودگی میں ہوا، اور اس ٹائم پر کالز جو ہے وہ ٹریس ہوئی آئی ایس آئی چیف ظہیر الاسلام صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کی، اور اس کے تانے بانے آپس میں ملتے. بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہی ظہیر الاسلام صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے اور ان کے کینڈیڈیٹ کے لیے کیمپیننگ کرتے رہے. اور پھر ہم بات کریں گے جنرل باجوہ صاحب کی، جو کہ جن کو نواز شریف صاحب نے اپوائنٹ کیا، لیکن ایکسٹینشن ان کو عمران خان صاحب نے دی. تب تک وہ محب وطن بھی تھے، تب تک وہ تگڑے بھی تھے، صرف اس لیے کیونکہ تب وہ عمران خان صاحب کو پرابلم نہیں دے رہے تھے، کیونکہ تب وہ نیوٹرل نہیں تھے. تب تو آپ نے 2 منٹ کے اندر جو ہے بالکل مان لیا ایکسٹینشن کے لیے. جب پی ایم ایل این سے کہا گیا کہ جی آپ بھی آن بورڈ آئیں، اور پی ایم ایل این کو مجبوراً آن بورڈ آنا پڑا، تو تب تو آپ نے 2 منٹ کے اندر مان لیا تھا کہ جی پی ایم ایل این نے بھی اوکے آن بورڈ کر دیا، تو جی بالکل جی ٹو گڈ، ویری گڈ جی، اب آپ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دیں. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ماضی میں کیا کرتے رہے ہیں اور اب کیا کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. یہ رہی جی فوج کے ادارے کی بات، جس کے اوپر انہوں نے تنقید کی، کڑی تنقید کی، غلط تنقید کی، اور اس کے نتیجے میں پچھلے 4 سال 6 مہینے میں 4 سال عمران خان صاحب کے دور حکومت اور 6 مہینے جب سے ان کو حکومت سے نکالا گیا ہے، عمران خان صاحب جو ہے ان کا نام لے کر کے پہلی بار آئی ایس پی آر کی طرف سے جو ہے اس کا رد عمل آیا ہے، شدید قسم کا رد عمل آیا ہے، اور یہ اس طرح کا رد عمل ہے کہ جس کی ایک دم سے یا بہت جلدی عمران خان صاحب کی اس سے جان نہیں چھوٹنے والی. آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ جی فیصلہ آباد میں ایک سیاسی جلسے کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے پاک فوج کی سینئر قیادت کے بارے میں توہین آمیز اور غیر ضروری بیان پر سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے. یہ آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں، یہ جو پریس ریلیز بھی ان کی چل رہی ہے، یہ بالکل ساتھ ساتھ جو ہے یہ ونڈو میں چل رہی ہوگی، آپ اس کو دیکھیں گے. پہلی بار عمران خان صاحب کا نام لے کر کے ایک سخت رد عمل دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جی پاک فوج کی سینئر قیادت پر سیاست کرنا اور آرمی چیف انتخاب کے عمل کو بدنام کرنا ریاست پاکستان اور ادارے کے مفاد میں نہیں ہے. پاک فوج آئین کی پاسداری کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتی ہے. یعنی کہ اتنی آکورڈ پوزیشن میں عمران خان صاحب نے پاکستان کی افواج کو ڈال دیا کہ ان کو یہ پریس ریلیز جاری کرنی پڑی. حالانکہ وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹیں، لیکن عمران خان صاحب کسی کی نہیں سن رہے. تو کیا ابھی بھی خان صاحب آپ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے؟ دیکھتے ہیں، وقت بتاتا ہے. دوسرے ادارے کی میں بات کر لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد ہم اس ویلاگ کو ختم کریں گے. دوسرا ادارہ ہے جی ہمارے جوڈیشری کا ادارہ. اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے عطر من اللہ صاحب کے جو آج ریمارکس آئے ہیں اس پورے معاملے کے اوپر، وہ بھی بہت سخت ہیں. عطر من اللہ صاحب نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ گزشتہ روز جلسے میں عمران خان کی جانب سے جو بیان دیا گیا ہے وہ کیا آئینی اور ٹھیک ہے. مطلب ایک لمبا چوڑا مفصل قسم کا انہوں نے ریمارکس دیا. یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی جو پبلک میں بیان دیا گیا وہ آرٹیکل 19 کے زمرے میں بھی نہیں آتا. اس قسم کے غیر ذمہ دارہ بیان پر آپ توقع کرتے ہیں کہ عدالت لائسنس دے گی آپ کو. اتنی سنگین قسم کی جو بات ہے وہ عمران خان صاحب نے کر دی ہے کہ آج جو کورٹس ہیں عطر من اللہ صاحب کو، جو کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلی کچھ سماعتوں کے اندر ان کو کافی تنقید بھی عطر من اللہ صاحب پر ہوئی، کیونکہ بہت سے سیکشنز یہ کہہ رہے تھے کہ شاید ایک ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے عمران خان کو، اور عدالت نے ایک تھوڑا سا سافٹ اس پہ ایکٹ رکھا. لیکن اگر عمران خان صاحب اتنا بولیں گے اور غلط بولیں گے اور پھر خود پھنسیں گے تو جو عدلیہ ہے وہ بھی آپ کے اوپر سوال اٹھائے گی. ابھی میں اپوزیشن کی بات نہیں کر رہی، اپوزیشن کے حوالے سے بات عمران خان کی اپوزیشن کی، یعنی کہ اس حکومت کی نون لیگ کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور ایون ود ان دا پی ٹی آئی کون کون عمران خان کے ساتھ ہے، کون کون عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، ہم وہ بات اگلے ویلاگ کے اندر کریں گے. لیکن ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم جو دونوں ادارے ہیں، چاہے وہ آپ کے افواج پاکستان ہو اور چاہے وہ آپ کی عدلیہ ہو، وہ سخت تنقید کر رہی ہے عمران خان صاحب کے اس بیان کے اوپر، عمران خان صاحب کی اس سوچ کے اوپر، عمران خان صاحب کی اس اپروچ کے اوپر. اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو سنگین نتائج ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر عمران خان صاحب یہاں پر اپنے اس طرح کے بیانات کو نہیں روکتے تو ان کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے. اس ویلاگ کے لیے اتنا ہی. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور وہ اسی ویلاگ کا تسلسل رہے گا، تو دیکھیے گا ضرور. لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا.